आप सभी लोगों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है और पिछले 6 साल पहले जो एक शिक्षक भर्ती 69,000 की किया गया था उसमें भी विवाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या विवाद है, इसका क्या समाधान है, सरकार क्या करने वाली है, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे और सामान्य वर्ग के लिए और ओबीसी वर्ग की भी बात करेंगे और सबसे आखिरी में एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे कि कौन अंदर हो रहा है, कौन बाहर हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ही बाहर होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओबीसी कैंडिडेट भी बाहर हो सकता है। तो इस मुद्दे पर भी हम लोग बाद में बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत ही चर्चित भर्ती है उत्तर प्रदेश में। 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 6 जनवरी 2019 को इसका पेपर हुआ था और नौकरी मिलते मिलते 2020 में लगभग नौकरी मिली। दिसंबर के महीने में सेकंड बैच को मिली थी और लगभग सितंबर के महीने में फर्स्ट बैच को नौकरी मिली थी। तो बहुत ही चर्चित नौकरी थी। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ना पड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद हमें यह नौकरी मिली है। जी हाँ भैया, हम भी 69,000 के ही हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरी नौकरी जाने वाली है, नौकरी किसी की नहीं जाएगी, इस बात को भी हम स्पष्ट कर दें। और पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या तू ओबीसी का है, क्या तू सामान्य वर्ग का है। तो आप लोगों को बता दूं, हाँ, मैं इंसान के वर्ग का हूं। हमें सबके लिए तकलीफ होती है, जिसको भी दर्द है, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए तकलीफ है। जिसको आरक्षण में होना चाहिए, जिसको नौकरी मिलनी चाहिए और नौकरी नहीं मिली, जी हाँ, उसे नौकरी जरूर दीजिए। लेकिन जो 4 साल नौकरी कर रहा है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की गलती है, तो उसके बारे में भी सोचिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपको पता है, इसमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके साथ क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी, ये बहुत सारी चीजें हैं। इसको हम लोग फिर बाद में किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लगभग 4 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए सभी लोगों को, चाहे वो आरक्षित वर्ग से आते हों चाहे अनारक्षित वर्ग से आते हों, सभी को 4 साल नौकरी करते हुए हो गया है। आपके जो हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि अगर किसी की नौकरी प्रभावित होती है तो उसको क्या किया जाए भैया, सत्र का लाभ दिया जाए। बच्चों की इन्हें बहुत चिंता है, बच्चों की बहुत चिंता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी में उनकी इन्हें बहुत चिंता है, लेकिन टीचर की चिंता नहीं है जो 4 साल से इन्हें पढ़ा रहा है। जो 4 साल से पढ़ा रहा है उस टीचर की चिंता नहीं है, बच्चों की बहुत चिंता है। और कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि इन्हें सत्र का लाभ दिया जाए, यानी कि जिनकी नौकरी जा रही है उन्हें 31 मार्च 2025 तक नौकरी पर रखा जाए, क्योंकि सत्र हमारा 31 मार्च को खत्म होता है, उसके बाद इनकी नौकरी ले ली जाए। ये हाई कोर्ट का कहना है। बच्चों की बहुत चिंता है कि सत्र लाभ, सत्र के बीच में टीचर को निकाल दिया जाएगा तो बच्चों का नुकसान होगा। अब बहुत चिंता है, लेकिन टीचर की चिंता नहीं है जो 4 साल से पढ़ा रहा है। ठीक है, चयन सूची के लिए 3 माह का समय दिया गया है, सबको पता है। ये 3 माह यहाँ पर लिखा है, इसको कम से कम 9-10 माह लग जाएगा, क्योंकि अभी ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की उसके बाद डबल बेंच में जाएगा। तो मामला लंबा खींचने वाला है। अभी इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो जाएगा, अभी कम से कम 1-1.5 साल लगेगा इस मामले को खत्म होने में। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी आप लोग जानते हैं। आरक्षण पर पूरा मामला चल रहा है। ओबीसी और यूआर की मेन इसमें लड़ाई है। इसमें हम लोग एससी और एसटी को भी शामिल कर लेते हैं। और मेन मुद्दा हमारा है यहाँ पर गृह जनपद वाला। गृह जनपद के कारण ही इतना बवाल हो रहा है, किसी अभ्यर्थी को गृह जनपद देने के कारण ही इतना बवाल हो रहा है। मेरी आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो लोग जॉब में हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जिसने जॉब पाई है, जब हमारे संघर्ष के दिन थे, लड़ने के दिन थे, नौकरी हम लोगों को नहीं मिली थी, 69,000 भर्ती कंप्लीट करने की बात थी, तो उस समय चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो और चाहे अनारक्षित वर्ग के बच्चे हों, सब लोगों ने साथ में मिलकर धरना प्रदर्शन किया, लखनऊ गए, लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़के आए, सब लोग साथ में थे। तो अभी भी सब लोग साथ में रहिए, अपना संगठन बनाए रहिए। ओबीसी, अनारक्षित, ये ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होगा। सब लोग साथ में मिलकर रहिए, क्योंकि प्रभावित थोड़ा बहुत सब कुछ होगा, थोड़ा बहुत सब कुछ होगा। मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि अगर किसी की जॉब, किसी की सरकारी नौकरी
प्रभावित हो रही है इस नए आदेश के कारण, तो उसका समायोजन किया जाए, यानी पूरी तरीके से उससे सहायक अध्यापक ही बनाया जाए। और जो नए बच्चे हैं, मान लो उनका आरक्षण के तहत वो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, तो ठीक है, जो नए हैं उन्हें नौकरी दीजिए, मना कौन कर रहा है, जो काबिल है उसे नौकरी दीजिए। लेकिन सरकारी अधिकारियों की गलती के कारण जो बच्चा प्रभावित हो रहा है, उसमें सरकारी अधिकारी को पकड़ कर आप फांसी क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकारी अधिकारी को आप पकड़ कर उम्र कैद क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उस स्टूडेंट का 4 साल बर्बाद कर रहे हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जो 4 साल आपकी सेवा किया है, जिसने बच्चों को पढ़ाया है और गवर्नमेंट की जॉब किया है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जो कुछ भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। 4 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस विभाग को देने के बाद कोई भी एक स्टूडेंट, कोई भी एक बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता है इस बेसिक शिक्षा परिषद से। तो ये पूरी कहानी है। अब अपने मेन मुद्दे पर यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भ्रम की स्थिति है इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि पूरी जो चयन सूची है फिर से बनाई जाए। ठीक है, तो ये एक नौटंकी है। सुप्रीम कोर्ट को समझ में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट को समझ में नहीं आता क्या? वहां पर जो जज बैठे हैं कुछ पढ़े लिखे नहीं है क्या? मान लो अगर 1000, 2000, 3000 लोग प्रभावित हो रहे हैं तो ठीक है, बाकी का क्या दोष जो इतने 4 सालों से नौकरी कर रहे हैं? जैसे कि 4 साल में क्या होता है, देखिए आप लोग अभी अगर नौकरी नहीं मिली है तो जब जॉब मिलेगी तो जॉब मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि बेसिक में क्या होता है, प्राइमरी की एजुकेशन में क्या होता है कि हर जुलाई के महीने में आपका इंक्रीमेंट लगता है। तो 2020 में नौकरी मिली तो 20 में तो कोई इंक्रीमेंट लगेगा नहीं, 6 साल कंप्लीट होना चाहिए जॉब का, तब आपको इंक्रीमेंट मिलता है। तो जुलाई के महीने में 21 में, 22 में, 23 में, 24 में 4 साल इंक्रीमेंट मिल चुका है, यानी कि हमें पदोन्नति हो चुकी है, हम लोग ऊपर जा चुके हैं। तो ऊपर जाने के कारण वेतन भी बढ़ता रहता है। ठीक है, वेतन भी बढ़ता रहता है इंक्रीमेंट बढ़ने के कारण। तो अगर चयन सूची रद्द हो जाएगी, चयन सूची ही रद्द हो जाएगी, फिर से नई नौकरी मिलेगी, तो भैया जो नौकरी कर रहे हैं उनमें भ्रम की स्थिति है कि क्या फिर से दोबारा हमें काउंसलिंग करना पड़ेगा, फिर से जिले का चयन होगा? अगर फिर से जिले का चयन होगा तो फिर से एक नई नौकरी हो जाएगी, और नई नौकरी हो जाएगी तो हम लोग फिर जो पुराना हमारा 35,600 पे ग्रेड है वहां पर पहुंच जाएंगे, यानी कि लगभग हमारा मूल वेतन जो अभी जितना है उससे कम से कम 15,000, 10 से 15,000 कम हो जाएगा, अगर नए सिरे से सब कुछ हो जाएगा। तो ये भी भ्रम की स्थिति है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन एक मेन मुद्दे पर अपने हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और हाँ, उस मेन मुद्दे पर पहुंचने से पहले आपको सामान्य वर्ग के लिए जो बच्चे हैं बता दिया, ओबीसी के लिए बता दिया कि भैया नौकरी साथ में मिल के हम लोगों ने लिया है। तो अगर आपका कोई सामान्य वर्ग का स्टूडेंट प्रभावी हो रहा है, कोई संगठन बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो ओबीसी जो वर्ग है उसको भी साथ देना चाहिए। सब कुछ मिलके करिए और ऐसा करिए कि किसी का नुकसान ना हो। जिसको नई नौकरी मिल रही है, आरक्षण में आ रहा है, इस भर्ती में शामिल हो रहा है, उसका स्वागत है। आइए आप भी इस बेसिक विभाग को ज्वाइन करिए, और जो 4 साल से नौकरी कर रहा है उसका तो कोई दोष है नहीं, तो उसकी भी जॉब प्रभावित नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट से हमारा यही अनुरोध है। अब अपने मेन मुद्दे पर हम लोग बढ़ते हैं। मेन मुद्दा क्या है, जैसे कि हमें पता है, कल के वीडियो में हमने बताया था कि अगर किसी, मान लेते हैं एक उदाहरण के रूप में मानते हैं कि यहाँ पर एक ओबीसी बंदा है जिसने अपना गृह जनपद अयोध्या भरा है, और इसके कितने नंबर बन रहे हैं, मान लेते हैं इसके 72 नंबर बन रहे हैं। 72% गुणांक में बात होती है, 100% में गुणांक बनता है, तो 72% कह लीजिए या 72 नंबर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 72 गुणांक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसका बन रहा है। तो इसका 72 में होने के कारण इसका चयन कहां पर किया गया, यूआर में किया गया। लेकिन जब इसका गृह जनपद देखा गया तो अयोध्या तो खाली ही नहीं है। यूआर कैटेगरी में जो अयोध्या जनपद है वो 73 नंबर वाला, 74 नंबर वाला पहले से ही लेकर बैठा है। अयोध्या जनपद यूआर कैटेगरी में खाली नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसको कहां भेज दिया गया, ओबीसी में भेज दिया गया। अब समस्या यहां पर उत्पन्न हुई कि जब ओबीसी में भेज दिया गया तो ओबीसी की एक सीट बढ़ गई, तो ओबीसी के जो सबसे नीचे वाला लड़का बच्चा था वो उसका हो गया नुकसान, और वो हो गया बाहर, और यूआर की एक सीट खाली रह गई।
कल हमने यहाँ तक समझाया था। अब इसके आगे की कहानी समझ लीजिए क्या होने वाली है। इसी के आधार पर एक नया मुद्दा भी निकल सकता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ अनारक्षित बच्चा ही बाहर हो, आरक्षित बच्चा भी बाहर हो सकता है। इसके आगे की कहानी ये है कि जब यूआर की एक सीट खाली हो जाएगी, इसमें देखिए इसमें मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, ये एक मुद्दा है, इसको भी समझते हैं। तो यहां पर देखिए ओबीसी का एक सीट भर गई, जो यूआर में जाना चाहिए था वो गृह जनपद के कारण उसको ओबीसी वर्ग में भेजा गया। तो ओबीसी में जो सबसे नीचे वाला था वो बाहर हो गया और यूआर में जिसे जाना चाहिए था वो ओबीसी में आने के कारण एक सीट यहाँ की भर गई। तो एक सीट अभी यहाँ से खाली है, एक सीट खाली है तो नीचे से एक बंदा इस यूआर में जाएगा। ठीक है, अब यूआर में कौन जा सकता है? यूआर में कोई भी जा सकता है, ये सबको पता है। अनारक्षित भी जा सकता है, आरक्षित भी जा सकता है। तो यानी कि जो नीचे से जा रहा है वो यूआर भी हो सकता है, यानी कि यूआर मतलब अनारक्षित। ठीक है, ओबीसी बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि ओबीसी भी तो अनारक्षित की सीट ले सकता है। एससी बच्चा भी हो सकता है और एसटी बच्चा भी हो सकता है। अब मान लेते हैं अगर यूआर गया, यूआर यहां पर गया है, तो फिर अब जब नई लिस्ट बनेगी तो ये वाला जो बच्चा यहां पर गया था ये वापस यहां पर आ जाएगा और इसके आने के कारण नीचे से ये जो यूआर वाला बंदा था ये हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन बनी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में ये वाला जो बंदा, ये ओबीसी वाला कोई बच्चा इस लिस्ट में गया, कैसे? पहली कंडीशन आपको समझ में आई। दूसरी कंडीशन में अगर ये वाला एक जो शुरुआत में जो एक बच्चा था जो कि जिसका यूआर में हो रहा था वो, लेकिन गृह जनपद के कारण उसे ओबीसी में भेजा, गृह जनपद देने के कारण उसे ओबीसी में भेजा गया, तो यूआर की सीट हो गई खाली, एक सीट खाली हुई। तो इसमें अगर यूआर यानी अनारक्षित ना जाकर ओबीसी का कोई बंदा जा रहा है, क्योंकि ओबीसी भी तो जा सकता है, तो ओबीसी का कोई बंदा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में होगा कि ये यहां पर तो उसे नौकरी मिल गई। अब जब नई चयन सूची बनेगी तो क्या होगा? ये जो यहां गया है यहां चला आएगा। ठीक है, नीचे एक ओबीसी यहां पर बैठा है, नीचे एक ओबीसी यहां पर बैठा हुआ है, नौकरी से लगी हुई है जान लो। तो ये बंदा यहाँ पर ओबीसी बैठा हुआ है, ये जो यहाँ गया था यहाँ चला आया। अब ये ओबीसी वाला बच्चा जो यूआर में गया था वो तो, क्योंकि ये नीचे वाला था, नीचे वाला बच्चा था, इसकी नौकरी जाएगी? नहीं जाएगी। इसकी नौकरी जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यूआर में ये नीचे है, यूआर की कैटेगरी में ये नीचे है, लेकिन ओबीसी की कैटेगरी में तो ये सबसे ऊपर रहेगा। आपको पता है सबसे पहले यूआर की कैटेगरी बनती है, फिर ओबीसी की कैटेगरी बनती है। तो यूआर की कैटेगरी में ये नीचे था, ये यहां से सीट इसको खाली करनी पड़ेगी, लेकिन ओबीसी में ये ऊपर था, तो ये कहां पहुंच जाएगा? ओबीसी की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। तो ओबीसी की कैटेगरी में पहुंच जाने के कारण क्या होगा कि क्योंकि सीटें तो बढ़ेंगी नहीं, सीटें तो खाली ही रहेंगी, तो ये यहां गया, ये यहां गया। ठीक है, तो आप कहेंगे एक गया एक आया, सीट हो गई बराबर। ऐसा भी हो सकता है इधर से इधर जाने वाले कम हो, आने वाले ज्यादा हो, तो ये नीचे वाला बंदा हो जाए प्रभावित। ठीक है, अभी कोई लिस्ट तो आई नहीं है कि कौन इधर से इधर जा रहा है, कौन इधर से इधर आ रहा है, कितने लोग जो हैं इधर से उधर कर रहे हैं, ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यूआर की कैटेगरी में बाहर होने वाले लोगों में ओबीसी भी हो, एससी भी हो और एसटी भी हो, लेकिन ये जब बाहर होंगे, क्योंकि इनका आरक्षित वर्ग से मेरिट ज्यादा थी, इसीलिए तो ये अनारक्षित में गए थे, तो ये अपनी सीट पर जाएंगे, और अपनी सीट पर जाएंगे तो हो सकता है अपनी सीट पर किसी को बाहर भेजें। ठीक है, तो अगर यहां से अब ये तो एक बच्चे का उदाहरण था, अब अगर ऐसे 1000 या 2000 स्टूडेंट हैं, तो यहां से यहां जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, यहां से यहां जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? सिर्फ और सिर्फ गुणांक के कारण। ठीक है, तो यहाँ का नीचे वाला बच्चा प्रभावित होगा। अगर यहां से यहां तक जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा, यानी ओबीसी में से यूआर में जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर जो नीचे के लोग हैं ये इस लिस्ट में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर ओबीसी से यूआर में जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ जो लिस्ट में नीचे बैठे हैं जिन्हें अभी नौकरी नहीं मिली है, ये इस लिस्ट में आ जाएंगे। अगर यूआर से ओबीसी में जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो ये नीचे के जो बैठे हैं नीचे ही बैठे रहेंगे। हो सकता है जो ऊपर सबसे आखिरी में है उसको भी नुकसान हो जाए। तो यहाँ कहने का, मेरे समझाने का सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ
जो आपके सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वह प्रभावित नहीं होंगे। ओबीसी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी के बच्चे भी प्रभावित होंगे। कुछ लोग जो यूआर में हैं वो ओबीसी कैटेगरी में जाएंगे, कुछ लोग जो ओबीसी में हैं वो यूआर में जाएंगे। सब इधर का उधर होगा, इधर का उधर होगा, सब घालमेल होगा। नई चयन सूची बनेगी तभी ये क्लियर होगा कि किस में, किस कैटेगरी में कितने हैं और कौन कितना इधर से उधर गया है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए सांत्वना वीडियो थी। इस बात पर बिल्कुल भी यकीन ना करिए कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें अब नौकरी नहीं मिलेगी, 4 साल की मेहनत बिल्कुल जाया जाएगी। ऐसा होने की बिल्कुल भी जो संभावना है वो नहीं है, क्योंकि सरकार का समायोजन का एक विकल्प है। समायोजन के माध्यम से आपको उस चयन सूची आपको एक नई नौकरी दे सकती है, आपको लिस्ट में रख सकती है, जरूरी नहीं कि उन्हें बाहर किया जाए। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप लोग साथ में बने रहिए, हम लोग साथ में बने हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। बाकी तो आप सभी लोग समझते ही होंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, साथ में बने रहो। आप लोग अध्यापक बनने वाले हैं, हम अध्यापक बन चुके हैं, और अगर आप ऑलरेडी अध्यापक हैं तो भी आप सपोर्ट करिए, अपने ग्रुप का सपोर्ट करिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का सपोर्ट करिए, और एक ही डिमांड रखिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी चयनित हैं वो सेफ रहें। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।